गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र वर्मा आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। यह जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट, एमए प्रीवियस, नेट, सेट, फर्स्ट ग्रेड एंड अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। यदि यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व कमेंट करें। तो आज का अपना टॉपिक है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। स्थल मंडलीय परिवर्तन को प्लेट विवर्तनिक मॉडल कहा जाता है। यानी स्थल मंडलीय जो परिवर्तन होता है उसे ही प्लेट विवर्तनिक मॉडल कहा जाता है। विवर्तन अंग्रेजी भाषा के टेक्टोनिक शब्द का पर्याय है जिसका अर्थ है निर्माण या रचना। यानी जो विवर्तन शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के टेक्टोनिक शब्द का पर्याय है जिसका अर्थ है निर्माण या रचना। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। यानी जो प्लेट शब्द है उसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था टूजो विल्सन ने 1965 में। इसी प्रकार डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने प्लेट विवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी प्लेट विवर्तन जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने 1967 में। यानी प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया 1965 में टूजो विल्सन ने, जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने 1967 में। इनका जो सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है वो सागर नितल प्रसरण संकल्पना पर आधारित है। यानी जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है वो हेरी हेस की सागर नितल प्रसरण संकल्पना पर आधारित है। प्लेट विवर्तनिक एक भूमंडलीय गतिक सिद्धांत है। यानी जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये एक प्रकार से भूमंडलीय गतिक सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिक संकल्पना के अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग दृढ़ भूखंडों का बना है जिसे प्लेट कहा जाता है। यानी प्लेट विवर्तनिक की संकल्पना के अनुसार भूपटल का जो ऊपरी भाग है वो दृढ़ भूखंडों का बना हुआ है जिसे प्लेट कहा जाता है, जिसकी औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर मानी गई है। यानी जो दृढ़ भूखंड है, जो प्लेट है, उसकी औसत मोटाई 100 किलोमीटर मानी गई है। इन्हीं प्लेटों के प्रवाह के अध्ययन को प्लेट विवर्तन कहा जाता है। ये जो प्लेटें हैं, दृढ़ भूखंड हैं, उनके प्रवाह के अध्ययन को ही प्लेट विवर्तन कहा जाता है। प्लेट में ऊपरी क्रस्ट व मेंटल को शामिल किया जाता है। यानी जो प्लेट है, जो दृढ़ भूखंड है, उसमें एक तो ऊपरी क्रस्ट को शामिल किया जाता है, दूसरी मेंटल परत जो पृथ्वी की मध्यवर्ती परत है उसको शामिल किया जाता है। आयलर के सिद्धांत के अनुसार ये प्लेटें निरंतर गतिशील होती रहती हैं। यानी आयलर जो विद्वान थे उनके सिद्धांत के अनुसार ये जो प्लेटें हैं ये निरंतर गतिशील होती रहती हैं। इनकी गतिशीलता का अध्ययन ही प्लेट विवर्तनिक कहलाता है। इससे आगे आता है प्लेटों का वितरण। तो प्लेटों का वितरण कई विद्वानों ने बताया है, जिसमें सर्वप्रथम आता है ला पिक्कन। ला पिक्कन महोदय ने 1968 में संपूर्ण पृथ्वी को 6 बड़ी तथा 9 छोटी प्लेटों में विभाजित किया है। यानी जो ला पिक्कन महोदय हैं इन्होंने 1968 में संपूर्ण पृथ्वी को 6 बड़ी प्लेटों में तथा 9 छोटी प्लेटों में विभाजित किया है, जिसमें फर्स्ट आती है यूरेशियन प्लेट, सेकंड है अफ्रीकन प्लेट, थर्ड है अमेरिकन प्लेट, फोर्थ है अंटार्कटिक प्लेट, फिफ्थ है प्रशांत प्लेट और सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इस प्रकार ला पिक्कन ने 6 बड़ी प्लेटें यूरेशियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, अंटार्कटिक, प्रशांत, ऑस्ट्रेलियन प्लेट बतलाई हैं। इसी प्रकार इन्होंने 9 लघु प्लेटें या यूं कहें कि छोटी प्लेटें बतलाई हैं, जिनमें है अरेबियन प्लेट,
बिस्मार्क प्लेट, कैरेबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, कैरिलोना प्लेट, नज़का प्लेट, स्कोशिया, फिलीपींस प्लेट, जुआन डी फूका, ये 9 छोटी प्लेटें हैं। अरेबियन, बिस्मार्क, कैरेबियन, कोकोस, कैरिलोना, नज़का, स्कोशिया, फिलीपींस, जुआन डी फूका। तो इस प्रकार ला पिक्कन महोदय ने पृथ्वी में 6 बड़ी प्लेटें तथा 9 छोटी प्लेटें बतलाई हैं। इसी प्रकार मॉर्गन ने भी प्लेटों का वितरण किया है। मॉर्गन ने 1968 में पृथ्वी पर 6 बड़ी तथा 20 लघु प्लेटें बतलाई हैं। सामान्यतः पृथ्वी को 7 बड़ी प्लेटों में विभाजित किया गया है, जिसमें है आपकी यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, प्रशांत प्लेट और ऑस्ट्रेलियन भारतीय प्लेट, जिसमें फर्स्ट आती है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट का विस्तार मध्य अटलांटिक कटक के पूर्व में 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पश्चिमी प्रशांत महासागर तक पाया जाता है। यानी जो यूरेशियन प्लेट है इसका विस्तार मध्य अटलांटिक कटक के पूर्व में 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पश्चिमी प्रशांत महासागर तक इसका विस्तार पाया जाता है। सेकंड आती है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट का विस्तार मध्य अटलांटिक कटक के पूर्व में 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाया जाता है। थर्ड आती है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। उत्तरी अमेरिकन प्लेट का विस्तार मुख्यतः उत्तरी अमेरिका महाद्वीप व उसके आसपास पाया जाता है। इससे आगे आती है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, जिसका विस्तार मध्य अटलांटिक कटक के पश्चिम में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। फिफ्थ आती है आपकी अंटार्कटिक प्लेट, जिसका विस्तार मुख्यतः अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है। इससे आगे आती है प्रशांत प्लेट, जिसका विस्तार अलास्का से अंटार्कटिका तक प्रशांत महासागरीय नित्तल में पाया जाता है। यानी जो प्रशांत प्लेट है उसका विस्तार अलास्का से अंटार्कटिका तक प्रशांत महासागरीय नित्तल में पाया जाता है। इससे आगे आती है ऑस्ट्रेलियन भारतीय प्लेट, जिसका विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर मुख्यतः सामान्यतः 7 प्लेटें पाई जाती हैं। यूरेशियन, अफ्रीकन, उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन, अंटार्कटिक, प्रशांत, ऑस्ट्रेलियन भारतीय प्लेट। इन प्लेटों को हम डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं, जिसमें आपको दिखलाई दे रहा होगा उत्तरी अमेरिकन प्लेट, जो उत्तरी अमेरिका वाला भाग है। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, जो दक्षिणी अमेरिका वाला भाग है। इसी प्रकार यूरेशियन प्लेट, जिसमें यूरोप व एशिया महाद्वीप आ जाते हैं। इसके अलावा अफ्रीकन प्लेट, जिसमें मुख्यतः अफ्रीका महाद्वीप आता है। इससे आगे है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया व भारतीय उपमहाद्वीप आता है। इससे आगे है अंटार्कटिक प्लेट, जिसका विस्तार मुख्यतः दक्षिण में पाया जाता है। तो ये तो है 7 बड़ी प्लेट। इसके अलावा कुछ एक इसमें छोटी प्लेटें भी दर्शा रखी हैं, जिसमें है आपकी सबसे पश्चिम में यदि देखें तो जुआन डी फूका, उसके दक्षिण में है कोकोस प्लेट, उसके दक्षिण में है नज़का प्लेट। इसी प्रकार कैरेबियन प्लेट, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में स्कोशिया प्लेट। इसी प्रकार अरेबियन प्लेट, इसी प्रकार फिलीपींस प्लेट। ये कुछ एक छोटी प्लेटें हैं जो डायग्राम के द्वारा आपको दिखलाई गई हैं। इससे आगे आता है प्लेटों का संचलन, जिसमें है महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों का संचलन होता रहता है। यानी जो प्लेटों का संचलन है उसमें महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेटों का संचलन होता रहता है। महाद्वीपीय प्लेट 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से गति कर रही हैं। यानी जो महाद्वीपीय प्लेट हैं वो 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से गति कर रही हैं, जबकि महासागरीय प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से गति कर रही हैं। यानी महाद्वीपीय प्लेट 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से, जबकि महासागरीय प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से गति कर रही हैं। इसी प्रकार विश्व में ग्रीनलैंड प्लेट सर्वाधिक तीव्र गति से गति
कर रही है, जो लगभग 20 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से संचलित हो रही है। तो ये प्लेटों की जो दर है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे महाद्वीपीय प्लेट 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष, महासागरीय प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष, जबकि ग्रीनलैंड प्लेट 20 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से गति कर रही है। इसी प्रकार प्लेटों में मुख्यतः 3 प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं, या हम यूँ कहते हैं कि 3 प्रकार के किनारे होते हैं, जिसमें फर्स्ट है संरक्षी किनारे, सेकंड है रचनात्मक किनारे, थर्ड है विनाशात्मक किनारे। तो इस प्रकार संरक्षी किनारे, रचनात्मक किनारे व विनाशात्मक किनारे ये एक प्रकार से किनारे हैं या एक प्रकार से गतियां हैं जो प्लेटों में होती रहती हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका संरक्षी किनारे। संरक्षी किनारे उसे कहते हैं जहां 2 प्लेटें अगल बगल में खिसकती हैं, वहां ट्रांसफॉर्म भ्रंश का निर्माण होता है। यानी जहां पर 2 प्लेटें अगल बगल में खिसकती हैं वहां ट्रांसफॉर्म भ्रंश का निर्माण होता है। ऐसे किनारों को संरक्षी किनारे कहा जाता है। यानी जब प्लेटें अगल बगल में खिसकती हैं तो वहाँ ट्रांसफॉर्म भ्रंश का निर्माण होता है। ऐसे किनारों को संरक्षी किनारे कहा जाता है। संरक्षी किनारों के सहारे न तो प्लेटों का क्षय होता है और न ही नए पदार्थों का निर्माण होता है। यानी जो संरक्षी किनारे होते हैं वहाँ पे प्लेटों को ना तो किसी प्रकार की हानि या नुकसान होता है और ना ही किसी प्रकार के नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो इसको हम डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं कि इसमें डायग्राम में आपको दिखलाई दे रही होंगी 2 प्लेटें हैं जो विपरीत दिशा में अगल बगल में खिसक रही हैं। तो इस प्रकार के किनारों को ही संरक्षी किनारे कहा जाता है। सेकंड आते हैं रचनात्मक या अपसरित किनारे। रचनात्मक या अपसरित किनारे, अपसरण का मतलब है दूर जाना, ठीक है। जहाँ पर 2 प्लेटें परस्पर विपरीत दिशा में संचलन करके दूर जाती हैं। यानी जहाँ पर 2 प्लेटें विपरीत दिशा में संचलन करके दूर जाती हैं तो उस केंद्र को विसर्पण केंद्र कहा जाता है और ऐसे किनारों को रचनात्मक किनारे कहा जाता है। यानी जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो उन किनारों को अपसरित किनारे या रचनात्मक किनारे कहा जाता है। रचनात्मक किनारों के सहारे नए पदार्थों का निर्माण होता है। यानी जो भी रचनात्मक किनारे हैं वहाँ पे क्या होता है कि नए पदार्थों का निर्माण होता है। और यह जो प्रक्रिया है मध्य महासागरीय कटक के सहारे संपन्न होती है। यानी जो मध्य महासागरीय कटक है, एक प्रकार से मध्य अटलांटिक कटक है, उसके सहारे ये रचनात्मक किनारे या अपसरित किनारे पाए जाते हैं, ठीक है। और रचनात्मक किनारों के सहारे एक प्रकार से नए पदार्थों का निर्माण होता है। थर्ड आती है विनाशात्मक या अभिसरित किनारे। यानी थर्ड जो किनारे आते हैं वो हैं विनाशात्मक या अभिसरित किनारे। अभिसरित किनारों का मतलब है अभिसरण, यानी 2 प्लेटें पास आएंगी। तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर संचलित होकर टकराती हैं तो उन्हें विनाशात्मक या अभिसरित किनारे कहा जाता है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर संचलित होकर टकराती हैं तो उन्हें विनाशात्मक या अभिसरित किनारे कहा जाता है। अभिसरित किनारों से मतलब है कि 2 प्लेटें एक दूसरे की आमने सामने आकर टकराएंगी, ठीक है। इन किनारों पर भारी प्लेट का पदार्थ हल्की प्लेट के नीचे चला जाता है जिससे किनारों का ह्रास होता है। यानी विनाशात्मक या अभिसरित किनारों के पास जो भारी प्लेट है उसका पदार्थ हल्की प्लेट के नीचे चला जाता है जिससे किनारों का ह्रास होता है। तो इसको आप ये डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हो। इसमें 2 प्लेटें हैं जो आमने सामने की ओर गति कर रही हैं या हम यूँ कहेंगे संचलित हो रही हैं, जिससे जो भारी प्लेट है उसके किनारे का जो भाग है हल्की प्लेट के नीचे चला जाता है, जिससे एक प्रकार से प्लेट का ह्रास होता है।
विनाशात्मक किनारों में फर्स्ट आता है सागरीय महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण। सागरीय महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण। जब महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है तो टकराव के कारण अपेक्षाकृत भारी महासागरीय प्लेट के किनारों का भाग महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाता है, जिससे पार्श्ववर्ती संपीड़न बल के कारण महासागरीय प्लेट के किनारों का मलबा वलित होकर वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे रॉकीज व एंडीज पर्वतमालाओं का निर्माण। यानी जब महाद्वीपीय व सागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है तो उससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे आपका रॉकीज पर्वत श्रेणी व एंडीज पर्वत श्रेणी। इनका निर्माण हुआ है प्रशांत प्लेट व उत्तरी अमेरिकन व दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के अभिसरण से। ठीक है, ये डायग्राम के द्वारा भी आप देख सकते हो, जिसमें एक तो है सागरीय प्लेट, दूसरी है महाद्वीपीय प्लेट। इन दोनों प्लेटों के अभिसरण से ये वलित पर्वतों का निर्माण आपको दिखलाई दे रहा होगा। सेकंड है सागरीय प्लेट का अभिसरण। यानी इसमें क्या होता है कि दोनों ही प्लेटें महासागरीय, हम यूँ कहें कि सागरीय प्लेटें होती हैं। जब दो सागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है तो भारी सागरीय प्लेट हल्की सागरीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती हैं, जिससे द्वीपीय चाप व द्वीपीय तोरण व सागरीय खाइयों का निर्माण होता है। यानी जब दो सागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है तो भारी सागरीय प्लेट हल्की सागरीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती हैं, जिससे द्वीपीय चाप व द्वीपीय तोरण का निर्माण होता है, जैसे जापान द्वीप समूह का निर्माण। जो जापान द्वीप समूह का निर्माण है दो सागरीय प्लेटों के अभिसरण से ही हुआ है। इसी प्रकार हिंद महासागर के उत्तरी पूर्वी द्वीप जो हैं वो भी दो सागरीय प्लेटों के अभिसरण से ही बने हैं। तो ये डायग्राम के द्वारा भी आप देख सकते हो, जिसमें दोनों ही ये क्या है, सागरीय प्लेट हैं, जिनके अभिसरण से कई प्रकार के द्वीपों का या द्वीपीय चाप व सागरीय खाइयों का निर्माण हुआ है। थर्ड आता है इसमें दो महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण। थर्ड आता है दो महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण। इसमें क्या होता है कि दो महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है तो भारी महाद्वीपीय प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती हैं तथा उत्पन्न संपीड़न बल के कारण वलित पर्वतों का निर्माण होता है। यानी जब दो महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकती हैं या यूँ कहें कि अभिसरण होता है तो उससे भी वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत, यूराल, एटलस व एल्पाइन पर्वतों का निर्माण। इनका निर्माण भी दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से ही हुआ है। तो इसको भी आप डायग्राम के द्वारा देख सकते हो, जिसमें दो प्लेटें आपको दिखलाई दे रही हैं जो आमने सामने की ओर खिसकती हैं, जिससे हिमालय, आल्पस, यूराल, एटलस व एल्पाइन पर्वतों का निर्माण हुआ है। इससे आगे है उत्तर में यूरेशियन प्लेट तथा दक्षिण में अफ्रीकन प्लेट व इंडियन प्लेट के मध्य टेथिस भूसन्नति थी। इन प्लेटों के अभिसरण से एवं पार्श्ववर्ती संपीड़न बल के कारण टेथिस भूसन्नति का मलबा वलित होने से अल्पाइन व हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार इन प्लेटों का अभिसरण अभी भी हो रहा है, इसीलिए जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ अक्सर भूकंप महसूस किए जाते हैं। यानी जो उत्तर में यूरेशियन प्लेट, दक्षिण में अफ्रीकन व इंडियन प्लेट के अभिसरण से अल्पाइन पर्वतों का निर्माण हुआ व हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और इन प्लेटों का अभिसरण अभी भी हो रहा है, इसीलिए हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में अक्सर भूकंप महसूस किए जाते हैं या हम यूँ कहेंगे आते रहते हैं। इससे आगे हैं प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर पर्वत निर्माण की चक्रीय प्रणाली का स्पष्टीकरण तो हो जाता है, लेकिन इस सिद्धांत द्वारा टर्शियरी युग के वलित पर्वतों की व्याख्या हो जाती है, परंतु उससे पहले के पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश नहीं डाला गया।
यानी जो प्लेट विवर्तनक सिद्धांत है उसके द्वारा टर्शियरी युग के वलित पर्वतों की व्याख्या तो हो जाती है, परंतु उससे पहले के पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश नहीं डाला। प्लेट सदैव गतिशील होती रहती हैं, जिससे सभी स्थलीय भाग आपस में मिलकर एक सुपर महाद्वीप बन जाते हैं, तो कभी अलग होकर विभिन्न महाद्वीपों का निर्माण होता है। यानी प्लेट जो हैं सदैव गतिशील होती रहती हैं, जिससे सभी स्थलीय भाग आपस में मिलकर एक सुपर महाद्वीप बन जाते हैं, तो कभी अलग होकर विभिन्न महाद्वीपों का निर्माण होता है। मुझे उम्मीद है यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यदि यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व कमेंट्स करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।